everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about the basic difference between the ionic compound and the covalent compound. So let's start. So इन सब पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग आज डिफरेंस करेंगे दोनों के बीच में, दोनों कंपाउंड्स के बीच में. तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मैं समझ रही हूँ, जैसे मान लो एज फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, तो बिल्डिंग के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, बेसिक मटेरियल क्या यूज हुआ है उसके अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्रिक यूज हुआ है. वैसे ही मैं पूछूंगी यहाँ पे कि अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, ये कोवेलेंट कंपाउंड कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है. तो आयनिक कंपाउंड बना है हमारा आयन से. एज द नेम सजेस्ट, कुछ फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है. अरे भाई आयन से मिलके बना है. एक एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि NaCl. NaCl किससे मिलके बना है, Na+ और Cl- से. ठीक है, तो ये क्या है, Na+ और Cl- क्या है भाई, चार्ज है. चार्ज है, ये आयन्स है. जैसे NaCl एक कंपाउंड है, ये दो चीजों से मिलके बना है, Na+ और Cl-. तो हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयन से मिलके बनते हैं, जिनके ऊपर होता है चार्ज. ठीक है, अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से. जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कार्बन बेस्ड है, तो कार्बन की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके न्यूक्लियस के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले और आउटर मोस्ट शेल अपनी कंप्लीट कर ले, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर ले. जो ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दैट मीन्स यू आर स्टेबल, क्योंकि उसके पास है ओवरऑल उसकी 6 उसका है एटम, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर जब तक वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले नहीं लेगा या अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं देगा, तो उसका आउटर मोस्ट शेल तो इनकम्प्लीट रह जाएगा ना, और सबको ही स्टेबिलिटी की तरफ भागना है. तो कार्बन भी चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो वो कहता है कि भाई ना मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता हूँ क्योंकि मेरा न्यूक्लियस मना कर रहा है कि मैं उसको अकोमोडेट नहीं करूंगा, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो मेरे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. तो ना वो 4+ बना सकता है, ना वो 4- बना सकता है. तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं शेयरिंग के लिए भी रेडी हो जाता हूँ. भाई हम शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बना लेते हैं बॉन्ड. ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं. तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट यूज हुआ है वो है मॉलिक्यूल. तो आपको ये बात याद रखनी है, और ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड्स का क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नेचर. अब हम नेचर के बेसिस पे बात करेंगे. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मैंने बोला कि वो आयंस के बने होते हैं. देखो Na+ और Cl-, ये दोनों कैसे चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है. अरे भाई ऑपोजिट चार्ज है तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. जैसे मैग्नेट वाले चैप्टर में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को दूर भागते हैं. ठीक है, बट ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों तो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. ये इसकी तरफ और इसकी तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता रहेगा, कम हो जाएगा. यहाँ से ये पास आएगा, यहाँ से ये पास आएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया. और हमने पढ़ा है, जब हम नेचर की बात करते हैं तो 3 टाइप के नेचर आप पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो आप बोलते हो कि जब एटम्स के बीच में स्पेस नहीं होता है तो हम उन्हें बोलते हैं सॉलिड्स. तो यहाँ पे तो एटम्स के बीच में स्पेस नहीं है ना, दोनों एलिमेंट इतना ज्यादा पास आ गए हैं, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन देयर चार्जेस. ठीक है, तो ये जनरली कैसे होते हैं, इनका नेचर होता है सॉलिड. दे आर सॉलिड इन नेचर. क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसका आयंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और नेचर होता है सॉलिड. बट कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इसमें आपको 2 चीजें समझने की काफी ज्यादा जरूरत है. देखो ये है मॉलिक्यूल्स, तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे CH4. ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है CH4. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा ही मॉलिक्यूल्स का ना. तो ये वाले जो बॉन्ड है ना, मॉलिक्यूल के अंदर वाले बॉन्ड, उनको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. उनको बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड. ठीक है, और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बॉन्ड रखेगा, क्योंकि कंपाउंड है तो सारे बॉन्ड
सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं वीक, मतलब जो मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड पकड़ के बैठे हैं वो बॉन्ड्स होते हैं वीक, ठीक है। ये होते हैं कैसे, वीक, और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हो गए स्ट्रॉन्ग और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हो गए आपके वीक। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आप काफी ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे तो ये हो जाएगी गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट होंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास पास है, तो कैसी स्टेट मिलेगी आपको, लिक्विड मिलेगी। और जब ये बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो आपको मिल जाएगी सॉलिड स्टेट। मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स आपके तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉलिड्स की मैं बात करूं, जैसे हम तीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन आपकी कैसी है, गैस है, ब्रोमीन आपका कैसा है, लिक्विड है, और आयोडीन आपका है सॉलिड, ठीक है। तो आपको समझना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। दे आर जनरली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये तीनों स्टेट्स में आपके पास प्रेजेंट होंगे। और आपके जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड रहेंगे, क्यों, क्योंकि वो बहुत रिजिड है। अरे भाई सॉलिड हैं, सारे जो एटम्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनकी डेफिनेट शेप भी हो जाएगी, सॉलिड्स की जो डेफिनेट शेप होगी ना। और यहाँ पे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉलिड भी मिलेगा, ये सॉलिड भी कैसा होगा भाई, सॉफ्ट सॉलिड होगा। ये इतना रिजिड सॉलिड नहीं बन सकता है, क्योंकि ये वाले बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बैठे हैं वो तो वीक है ना। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कैसे है भाई, वीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, जहाँ ऐसा टेम्परेचर जिसपे चीजें मेल्ट होने लग जाए। बॉइलिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसमें चीजें बॉइल होने लग जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है एलिमेंट्स के बीच में, कैसा है, ये आयंस कैसे है, पॉजिटिव और नेगेटिव चाहे, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई, एमपी भी हाई होगा और बीपी भी इनका हाई होगा। इनका कैसा होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वीक होगा। क्यों, क्योंकि आपने हल्की सी भी एनर्जी दी तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या होंगे, बीच में से टूट जाएंगे, बीच में से टूट जाएंगे, ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी, चीजें बॉयल हो जाएंगी, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे तो उनको बॉयल करना और मेल्ट करना दोनों ही बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों चीजें समझ में आ गई है कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द आयंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये वाला जो होता है इन दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो है कम। और जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तीनों पॉइंट्स हम लोगों के हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कहाँ होगा भाई, जहाँ चार्ज होंगे, जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी आराम से, इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जहाँ आपको पूछे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और आपको दिख जाए पॉजिटिव फ्री चार्ज, तो आप आंख बंद करके वहां लिख सकते हो कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी आराम से। तो यहाँ पे हमारे क्या है, आयंस है, आयंस के ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो जाएगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिमेंबर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। और अगर नेचर सॉलिड होता है तो कोई फ्री चार्ज तो उसके पास होगा नहीं। तो एक चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी तो आयनिक कंपाउंड्स करते हैं कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, बट इन मोल्टन स्टेट। ये आपको याद रखना है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, ओके, सिर्फ कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, और ये सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। और कंडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास तो चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। और कोवलेंट कंपाउंड से आप जैसे ही पूछोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हाथ उठा लेता है, क्यों, क्योंकि इसके पास तो चार्ज ही नहीं है, नो चार्ज। और जब कोई चार्ज नहीं है तो फिर कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। और हमने तो पढ़ा भी था ना कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स के पास कहां है कोई फ्री चार्ज, फ्री चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बट
ओनली इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमें पढ़ना है, सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले एक चीज आप समझ लेना बस कि H2O वाटर के बारे में, तो हम यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी भी पढ़ेंगे ना, ये वाटर से ही, वाटर के ही रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन है, कैसा होता है, ऐसा होता है H2O। ठीक है, जो ऑक्सीजन का नेचर होता है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रो ये वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव मतलब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऐसा है, इसने इसको इतना नेगेटिव कैरेक्टर का बना दिया है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये, क्योंकि देखो ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो आप लोगों को पता है कि मैम ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इतनी चीज आपको ऑलरेडी पता है, जब मैंने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा था तब इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये तो है कि मैम ये शेयरिंग से बनेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है तो मैम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 100% हुआ ही होगा। ठीक है, तो जब शेयरिंग हुई है तो दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, बट ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है ना ऑक्सीजन का, ये उसे बार बार डिस्टर्ब करता है, और क्या करता है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने लगता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जिससे ले रहा है बेचारा, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, बेचारा अच्छाई में जी रहा है। ठीक है, और ये बेचारा बुराई पे बुराई करे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक पोल सा डेवलप हो जाता है, वैसे इसके साथ भी यही काम करता है ये, तो इसके पास ना एक पोल सा डेवलप हो जाता है, ये हो जाता है पॉजिटिव पोल और ये पूरा हो जाता है नेगेटिव पोल। ठीक है, क्योंकि वो बुराई कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वो अच्छाई कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पोल बन जाता है, एक नेगेटिव पोल बन जाता है, उनको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है ना, ये एक पोलर कंपाउंड है। इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वाटर हमारा कोवेलेंट कंपाउंड तो है ही साथ एक पोलर कंपाउंड भी है। तो अब हम ये समझ गए कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन होंगे भाई, जिनके ऊपर कोई ऐसा ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आयनिक कंपाउंड में वापस से। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ऐसे NaCl कैसा है, Na+ है, Cl- है। ठीक है, तो ये क्या Na+ और Cl- क्या दिखा रहा है, चार्ज दिखा रहा है। ये चार्ज दिखा रहा है, एक तरीके से आपको पोल्स दिखा रहा है कि इस कंपाउंड के दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है ना, आपको दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स तो बनते ही आयंस के हैं। ठीक है, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा ही होगा, तो इसलिए आयनिक कंपाउंड्स हमेशा कैसे होते हैं, पोलर होते हैं इन नेचर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो पता ही है, प्लस साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये मिली कि पोलर कंपाउंड भी है वाटर। और आयनिक कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, मैं रेड कलर से लिख रही हूं, ये कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा कंपाउंड होगा, अगर कंपाउंड पोलर होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व होगा, अगर कंपाउंड नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या हुआ, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं है, और पोलर क्या हुआ, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हो। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो लाइक होगा, अगर ये पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं और वाटर भी पोलर होगा, तो आयनिक कंपाउंड्स आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे या सॉल्यूबल हो जाएंगे। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, बट हमें वाटर की रिस्पेक्ट में बात करनी है तो सॉल्यूबल होते हैं ये वाटर में। ठीक है, बट कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स पोलर भी होते हैं नॉन पोलर भी होते हैं, बट ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। पोलर बेसिकली यही है, वाटर की ही बात हो रही है, तो कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ये बात याद रखनी है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। और ये कैसे सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होंगे, जैसे कि ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया आपका,
ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो आज के लिए ही आपका इतना ही लेक्चर था। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एलोट्रोप्स। Hope you like the video, and for more such informative videos, go to my channel and subscribe to it.